हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ द जीनी रिपोर्ट। बेसिकली बहुत ज़्यादा अपडेट्स थी एक साथ, मैंने कलेक्टिवली सोची आपको बता दूँ। लास्ट रिपोर्ट मैंने दी थी करीब 2 से 3 दिन पहले, और अभी बहुत सारे अपडेट्स हैं। एक एक करके उन पे बात करेंगे, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर अपडेट्स आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड, ग्लोबल जो भी इश्यूज हैं, चेंजेस है, अपडेट है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वॉर के बारे में बात करते हैं कि वॉर में क्या हो रहा है। देखिए, अभी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले हमास ने अटैक किया, उसके बाद ऑफ कोर्स इजराइल ने काउंटर अटैक किया। अभी हमास धीरे धीरे करके हॉस्टेजेस को छोड़ रहा है। हॉस्टेज करीब 200 या 300 थे उसके पास। कुछ आसपास इसी नंबर में थे जो कि टनल्स में छुपा के रखा था। कल ही हमास का एक स्टेटमेंट आया है कि वो और हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने वाले हैं, बट जनरली कह रहे हैं कि ये जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो दूसरे कंट्री के हैं, वो इजरायली नहीं हैं। एंड अगेन ये तब हो रहा है जब कंट्रीज़ जैसे कतार हो गई, इजिप्ट हो गई, ईरान हो गई। ईरान तो थोड़ा कम मुझे ऐसा लगता है नेगोशिएशन कर रहा है, बट कतार एंड इजिप्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हॉस्टेजेस बाहर आ रहे हैं। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दे रहे हैं रिटर्न में इजरायलीज, जो ये लोग हॉस्टेजेस को छोड़ रहे हैं। या तो फिर इज़राइल इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है। अभी तो ये भी था कि रात में इज़राइल के जो टैंक है वो गाज़ा के अंदर गए थे, ग्राउंड स्ट्राइक करके वापस आए। हाउएवर सोल्जर्स को नहीं भेजा है अभी तक टनल में, बट टैंक्स गए थे। टैंक्स ने काफ़ी डिस्ट्रॉय किए चीज़ों को। उनके काफ़ी लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे, कोई मास्टरमाइंड था, उनको न्यूट्रलाइज किया है। एंड देन दे केम बैक, एंड एयर स्ट्राइक तो कंटिन्यूस चालू ही है। सो एक ये क्वेश्चन है, बट ओवरऑल वॉर लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। इट्स गोना बी द न्यू नॉर्मल, आई थिंक, कि दो वॉर हैं जो साइड बाय साइड चल रहे हैं। इस पूरे वॉर को लेके मेरे को खाली एक ही डर है जो मुझे दिख रहा है, जो स्लोली स्लोली जिसके इंडिकेशंस भी आ रहे हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। जर्मनी, यूरोप में जो मेन इंजन है यूरोप का, जर्मनी और फ्रांस दोनों स्लो डाउन में है। यूएस आप देख रहे हैं इतना डेट ले रहा है, इतना डेट ले रहा है टू बैक बोथ द वॉर्स की। वहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रही है। ऊपर से फेड आप देख ही रहे हैं, रेट्स बढ़ाए जा रहा है। वहाँ पे होम लोन और कमर्शियल लोन्स या प्राइवेट लोन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए उनके रेट। आप देखिए 6-6, 7-7% हो गए, जो इंडिया में हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, 2 साल 3 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही एक डर है, जहाँ पे लोग खर्चा कम कर रहे हैं। आप देखिए एफएमसीजी रिलेटेड या जितने भी कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सबके जो रिजल्ट है वो काफ़ी धीरे आ रहे हैं। 3%, 4%, 5% आ रहे हैं। और यही चीज़ आपको यूएस में भी दिख रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि ग्लोबल स्लो डाउन है। दिस इज़ व्हाट फेड वांटेड, बट ये दिस इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज अभी वॉर है, पैसे दोनों हाथ से खर्चे हो रहे हैं, डेट उठाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो सारी जितनी भी इंडिया को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज है, सबकी हालत थोड़ी ढीली है। तो वॉर से मुझे खाली यही डर है। और वॉर से मुझे याद आया कि ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल लकीली नीचे जा रहा है, जो कि 98 96 पहुंच गया था पहले। वो 85 86 पे आ चुका है। बट अगेन सेम थिंग कि इसके बाद कोई भी अगर बैड न्यूज़ आई तो डायरेक्टली ये 150 तक भी जा सकता है, जो कि मैंने एक अनाउंसमेंट और या एक ऑब्जर्वेशन किसी इंस्टीट्यूशन की सुन रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऑयल कैन गो 150 इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स फ्यूचर तो हमें पता ही है कि कभी ना कभी तो जाएगा ही, कोई ना कोई क्राइसिस तो आता ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मलाइज चीज़ें हो जाएंगी,
बट कब आएगा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हाउएवर अभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, बिकॉज देखिए ईरान ने धमकी दी थी, ये धमकी दी थी, वो धमकी दी थी, बट एट दी एंड वो वॉर में कूद नहीं रहा है. आई थिंक दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ यूएसए पीछे से खड़ा है, अपने इक्विपमेंट्स दे रहा है, वॉरशिप भेज दी है. एंड खुद जब आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद इसराइल जाते हैं, वहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान विल indulge itself in the war. However, of course statements आ रहे हैं, बट अगर कूदना होता तो अभी तक ऑलरेडी कूद गए होते. बट लेट्स सी, स्लोली हम देखेंगे कैसा हो रहा है. बट एज आई सेड दैट इट इज़, आई थिंक इट इज़ कमिंग आउट टू बी द न्यू नॉर्मल कि दो वॉर साइड बाय साइड चलते रहेंगे एंड वर्ल्ड साइमल्टेनियसली अपना काम करता रहेगा. आप अगर यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. यूएस मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इंडियन मार्केट भी नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है. देखिए कहते हैं कि मार्केट या तो बुल रन में है या तो बियर मोड में है, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट ना बियर रन में है ना बुल मोड में है. वो अभी काफ़ी वॉलेटाइल है. मार्केट का मूड है ऊपर जाने का, बट न्यूज़ इतनी ख़राब आ रही है. हाउएवर मार्केट स्टिल गिर नहीं रहा है. मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये भी मैंने देखा कि लार्ज कैप ज़्यादा गिर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की से. इससे क्या पता चलता है आपको कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, लार्ज कैप में नहीं. व्हाट डज दैट शो? पहली चीज़ थोड़ी सी मेच्योरिटी कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको जल्दी पैसा बनाना है, रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं. आप अभी भी, मेरा ये मानना है कि आप अभी भी सोच रहे हैं एक म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होता है उसके नज़रिए से, जिसको ऑन अ क्वार्टरली बेसिस बेचना खरीदना होता है. आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को वैसे नहीं करना चाहिए. They should rely on the combination of large and small and mid cap. बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है. एंड दैट इज़ बिकॉज आप उनकी बात सुनते हैं जो उसमें डील करते हैं. आई मीन टू से दैट जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप रिसर्च करेंगे, वो उन्हीं के मुंह से आ रही है जो फंड मैनेजर्स है, जो बहुत ही रैपिडली रीबैलेंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो को. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास एक लौती पावर है, वो है पेशेंस, वो है नो लिवरेज, वो है कि हमें हमारा अगर अगले साल पोर्टफोलियो ना बढ़ता है ना घटता है तो हमें आके कोई कुछ बोलेगा नहीं, जैसे फंड मैनेजर्स को बोलते हैं उनके इन्वेस्टर्स. सो ऑल इन ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको एक अच्छा स्टॉक खरीद के उसमें बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए. ऑफ कोर्स अगर कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, मे बी इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो रही है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर एक दो क्वार्टर खराब जाता है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. यू शुड स्टे पुट इन दैट स्टॉक. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लार्ज कैप लेते हैं दैट गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी. देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि उसी हिसाब से वॉलेटिलिटी भी होती है. एंड जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है आई एम श्योर मैक्सिमम लोग वो जो वॉलेटिलिटी है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. बट देखा देखी में वो इसमें आ जाते हैं. जब मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक 20-25-30% गिरते हैं. लार्ज कैप ऑफकोर्स 10%, मैक्सिमम 12% गिरेगा. तो वो आपको एक एंकर पोजीशन देता है, वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है. दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल थ्री कैप्स, बट एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. वी वेंट अ लॉट ऑफ द टॉपिक. फेडरल मीटिंग है, मैंने जैसे कि लास्ट रिपोर्ट में भी बताया था कि फेडरल मीटिंग है एंड आज वो तय करने वाले हैं क्या होगा. मिक्स स्टेटमेंट्स हैं बिकॉज बॉन्ड्स कुछ और बोल रहे हैं एंड लोग कुछ और बोल रहे हैं. वी हैव टू ओनली वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है. हाउएवर इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है. क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है कि फेड रेट्स इतने ऊपर हैं तो उसमें 0.5 0.25 ऊपर चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा.
बट आई थिंक मार्केट में ग्लोबली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि फेड को रेट्स बढ़ाने चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड यूएस की जो इकोनॉमी है, ग्रोथ इकोनॉमी है, सॉरी जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, वो 4.49 के आसपास, 5 के आसपास आई थी, विच इज़ वेरी गुड. बट विच इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर फेड. उनको दिख रहा है कि दे वांट टू स्लो डाउन द ग्रोथ, दे वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जो कि अच्छा नहीं जा रहा है. इन्फ्लेशन अभी भी 4 से 5% है एंड फेड को उसको 2% पे लाना है. सो वी कैन नॉट रियली से क्या हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड ग्लोबली स्लो डाउन है, बट यूएस इज रनिंग फास्ट, मोर देन एक्सपेक्टेड. तो वी हैव टू एक्चुअली वेट एंड वॉच कि क्या होगा. बट व्हाट आई सी, अगर बढ़ता है तो अगर वॉर नहीं होती तो शायद कुछ नहीं हो सकता था, बट अभी कह नहीं सकते क्या होगा. हाउएवर यूएस मार्केट पिछले 3-4 दिन से बढ़ रहे हैं. दैट गिव्स अ मैसेज कि ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं चल रही है, बट यूएस मार्केट को पता है. बिकॉज कोई भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन करता कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे पता है कि 1-2 दिन में यूएस फेड की मीटिंग है एंड दे वुड डिसाइड कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने है कि नहीं, तो आई वुड हैव हेल्ड बैक. बट अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो या तो मेरे को कुछ पता है, या तो फिर समथिंग दैट आई डोंट केयर अबाउट द मार्केट. ऑफ कोर्स सेकेंड सिचुएशन नहीं होने वाली है, तो ये पहली सिचुएशन है कि मुझे कुछ पता है. तो ओवरऑल आप देखिए यूएस मार्केट बढ़ रहे हैं, शायद उनको कुछ पता है. यूएस के जो बॉन्ड हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बढ़ने वाला है इंटरेस्ट रेट. बट ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि आई डोंट थिंक सो वो बढ़ाएंगे. तो बहुत ही मिक्स व्यूज़ हैं लोगों के, एंड स्पेशली मेरे भी बहुत कंफ्यूजिंग है ये सिचुएशन ऑल टुगेदर. तो लेट्स सी, आज शाम को पता चल ही जाएगा. आइए दूसरी न्यूज़ में आते हैं. टाटा मोटर्स ने एक केस जीता है अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स WIDC ट्रिब्यूनल कोर्ट में. और ये जो है ये अराउंड 766 करोड़ रुपीस प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी 11% पे ये एक जीता है उन्होंने. बेसिकली क्या हुआ था इसमें कि आपको पता ही होगा टाटा नैनो जो टाटा मोटर्स की एक आइकॉनिक ड्रीम था. हाउएवर उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये फ्लॉप क्यों हुआ. बट कमिंग डाउन टू द टॉपिक कि इन्होंने वहाँ उस टाइम पे ऑफ कोर्स ममता बनर्जी की गवर्नमेंट नहीं थी इन द 2006-2007. और उस टाइम पे इन्होंने जो करंट गवर्नमेंट थी उसके साथ टाई अप करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में सिंगूर, वहाँ पे अपना प्लांट लगाने की सोची. और ऑफ कोर्स लगाया उन्होंने. अराउंड 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए. 1000 एकड़ का लैंड वो लोग एक्वायर कर रहे थे. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक्वायर करके देती है तो उनको मिली थी. और वो अपना काम शुरू कर रहे थे. मैंने एक इंटरव्यू में रतन टाटा से सुना था कि वाई दे वांटेड टू गो टू वेस्ट बंगाल, बिकॉज उस तरफ इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उस तरफ जॉब्स नहीं थे. एंड आपको पता है कि टाटा ग्रुप हमेशा एक सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है. एंड इसके लिए वो वेस्ट बंगाल में गए थे. बट अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया. इसको बोला कि फार्मर्स जो हैं उनके राइट्स या राइट प्राइस नहीं मिल रहे हैं, एंड ये उनके लिए उनके साथ धोखाधड़ी है. एंड ये एजिटेशन काफ़ी बढ़ गया था. एंड कहते हैं कि इस एजिटेशन की वजह से वो पावर में आई एंड नाउ शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर. तो ओवरऑल जब ये चीज़ हुई तो टाटा मोटर्स ने अपनी फैक्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल से गुजरात लेके गए और फिर वहाँ पे बनाना शुरू किया. बट उन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक केस फाइल किया एंड उन्होंने ये बोला कि हमने 1000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए थे एंड ऑफ कोर्स हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए. तो कह रहे हैं कि ओवरऑल ये जो 1000 करोड़ एंड 766 करोड़ ये सब मिला जुला के करीब 1700 to 1800 के आसपास का अमाउंट बनता है जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को देना है. बट आई थिंक ऑफकोर्स ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है एंड इसको ऑफकोर्स हायर कोर्ट में चैलेंज करेगी ही गवर्नमेंट.
सो बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, टू द बिजनेस कि यू कैन विन अ केस एंड टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट। इसमें लेकिन एक और चीज़ है, यू कैन डू इट, बट कहीं ना कहीं ये भी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो वो सपोर्ट नहीं है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। तो आपको इस हिसाब से भी देखना चाहिए। बट ओवरऑल दिस इज़ द न्यूज़। अभी देखते हैं इसको क्या होता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसको आगे लेके जाती है कि नहीं। एक और बात हुई है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक नया रूल आया है कि आपको अपने कंडीशंस जो हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड रिगार्डिंग क्लेम्स, इनको इजी लैंग्वेज में या इजी जार्गन्स में आपको जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा। देखिए क्या होता था ना कि हम हमेशा जब भी इंश्योरेंस लेते थे हमें 10-15 पेज हाथ में थमा दिए जाते थे। अभी कौन पढ़ेगा, वो भी इतने छोटे छोटे वर्ड्स। इसको सिंप्लीफाई किया है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो गए हैं, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। क्या क्या फ़र्क पड़ता है अभी, कम से कम अभी से तो चीज़ें शुरू हो गई, इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। लेट्स सी ये ग्राउंड पे कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और चीज़ हुई है कि इस साल कह रहे हैं कि कॉटन जो हम प्रोड्यूस करते थे वो और जितना हम कंज्यूम करते थे उसमें डिस्पैरिटी है, हमें और कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो क्लोथ्स में इन्फ्लेशन था वो था करीब 8 to 9% का। अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर दिस जब इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्टली होगा, आफ्टर दिस 10 to 15% तक भी जा सकता है। नाउ अगर ये होता है, इसके साथ एक और अपडेट है कि फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ऊपर गया है। देखिए कंजम्पशन उतना ही है और गवर्नमेंट ने लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इस पे डाला था सब्सिडी देने के लिए। बट अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा सब्सिडी, बिकॉज फर्टिलाइज़र का कॉस्ट भी बढ़ गया है। कंजम्पशन उतना ही है, रिक्वायरमेंट उतना ही है, बट कॉस्ट बढ़ गया है। लाइक यूरिया या जो भी बेसिक फर्टिलाइजर्स थे जो हम इंपोर्ट करते थे और फिर सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग ब्लो। ये सारी चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइज़र रिलेटेड इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ेगा। और जब कॉस्ट बढ़ेगा एंड आप देख ही रहे हैं कि कंजम्पशन में मुश्किल हो रही है, तो रिटर्न्स एंड प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में स्लो डाउन होने वाले हैं या हो सकते हैं। लेट्स सी। बट अगर आपके पास है इसके रिलेटेड कोई स्टॉक तो आप प्लीज़ सतर्क रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इट डजेंट मैटर। लॉन्ग टर्म का व्यू में आपका देखने का नज़रिया टोटली रिवर्स हो जाता है। आपको क्या करना है, जब मार्केट स्लो डाउन होता है, स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो और लेना चाहिए। बहुत बार बता दिया आपको, बट चलिए ठीक है, एक और बार बता दिया। अगर आपने 2-3 दिन पहले देखा था, 2-3 दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है कि ब्लैकस्टोन का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो जियो फाइनेंशियल रिलेटेड मुकेश अंबानी को मिलने आए होंगे। बट उन्होंने एक और कारनामा किया है कि हैदराबाद बेस्ड एक हॉस्पिटल है, मैटर ऑफ फैक्ट एक हॉस्पिटल चेन है जिसे कहते हैं केयर हॉस्पिटल। वो करीब 11 सिटीज़ में है और करीब 23 हॉस्पिटल्स हैं, मतलब 11 सिटीज़ में हैं, 23 हॉस्पिटल्स हैं। उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसमें वो मर्जर कर रहे हैं करीब $1 बिलियन का। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी रकम है। एंड दैट दिस टेल्स यू दैट, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है और जो एवरेज एज है, आपको पता है कि वो 20s में है ना। उससे क्या होता है, अभी एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि यूरोप में एवरेज एज इन लाइक प्लेसेस लाइक नीदरलैंड्स, जो कि ओल्ड सिटीज़ हैं, वो अब 50+, 60+ है। तो वहाँ पे मेडिकल बिल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉपुलेशन ओल्ड नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 40 ईयर्स, इट विल टेक 50 ईयर्स, इट विल टेक 20 ईयर्स। बट यहाँ से चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं, कम नहीं होंगी।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे लोग डिज़ीज़ प्रोन हो रहे हैं, देख रहे हैं कि जितनी पॉल्यूशन है, जितनी मेडिसिन की ज़रूरत है, जितनी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जितनी बेड्स की ज़रूरत है, प्लस लोगों को टॉप लेवल की हमेशा अपने ट्रीटमेंट चाहिए, तो दे वांट टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल, डजेंट मैटर। एंड आपको पता है कि डू हॉस्पिटल्स आर कॉस्टली एंड दे चार्ज अ लॉट, बट आप उनको क्वेश्चन नहीं करते जनरली, बिकॉज यू वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एंड हुएवर इज इन द हॉस्पिटल। सो ओवरऑल ऑफ कोर्स ये जो पूरा हेल्थ केयर बिजनेस है ये ऊपर जाएगा, एंड हॉस्पिटल कैन नेवर गो डाउन यार। हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं कि वो सालों साल, इट्स लाइक वाइन की जितना आप ओल्ड हॉस्पिटल रहेगा उतना ट्रस्ट रहेगा, और ऑफ कोर्स ट्रस्ट के साथ वो अपने चेन बढ़ाते रहते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल्स बढ़ाते रहते हैं। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, फॉलो कीजिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन है, विच आर बिग इनफ, विच यू कैन थिंक ऑफ। हाउएवर दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है कि FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने अक्टूबर में जो सेलिंग की थी वो करीब 22,000 करोड़ की थी। ये सेकंड हाईएस्ट था इस साल का, एक महीने में सेलिंग। तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि कहते थे कि अरे इन्वेस्टमेंट के तो दो पिलर हैं, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अगर बेचना शुरू करेंगे तो या तो क्रैश आएगा, जो कि कहते हैं सर्किट लगेगा, या तो फिर ऑल टाइम हाई चला जाएगा। बट अभी एक तीसरा पिलर भी आ गया है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। इतनी सेलिंग के बाद भी आपको कुछ सुनाई दिया, कुछ समझ में आया? मार्केट थोड़े बहुत नीचे जाते थे, देन दे यूज टू गो अप। तो ऑफ कोर्स ये सारी हेल्प जो है वो रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे लोगों की वजह से है। बट आई स्टिल वुड लाइक टू सी मोर इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप्स देन in mid cap and small cap. Of course I see that there should be a proper allocation, not सारे पैसे large cap में डालेंगे तो there is no point, and सारे पैसे आप mid cap and small cap पे डालेंगे then there is too much of danger। and जो हम इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक हम काफ़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, जोड़ जोड़ के अपने विशेस को मार मार के इन्वेस्ट करते हैं। मैंने भी यही किया था शुरुआत में, एंड वो पूरी एक आपकी हैबिट हो जाती है। आप सोचिए कि जब आप इन्वेस्ट करते थे या अभी भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपने विशेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ले लूं, बट देन यू थिंक दैट नहीं, आई शुड इन्वेस्ट दैट मनी। एंड वो धीरे धीरे आपकी पूरी एक कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल हो जाती है कि अगर आपके पास पैसे भी आ जाते हैं तो आप फिर इन्वेस्ट नहीं करते, आप अपने पे ज़्यादा लैविशली खर्च नहीं करते। अगर आप सुनेंगे विजय केडिया साहब को या बाकी उन लोगों को जो नीचे से ऊपर आए हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे, दे ऑलवेज से कि मेरी लाइफ अब इतनी सिंपल हो गई है, इवन इफ दे हैव 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, बट स्टिल दे आर वेरी सिंपल। सो वो आप बचाते बचाते फिर जब आपके पास पैसे भी हो जाते हैं तो आपसे पैसे खर्च नहीं होते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव इट इन द रिपोर्ट। स्लोली देखते हैं, ये सारी चीज़ जो है ये कंटिन्यूस बेसिस पे है, जैसे कि वॉर, ऑयल प्राइजेस, फेड मीटिंग, कॉटन इंपोर्ट, फर्टिलाइज़र कॉस्ट, ये सब पे हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। आप इस चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आपको हैंड्स ऑन अपडेट दे सकूं। इसके अलावा भी मेरी जो दूसरी सीरीज है जिसको कहते हैं जीनी रिसर्च, जिसमें मैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा, वो भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।